हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स तो हम लोग पढ़े हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़े हैं, लेकिन आज हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ना चाहेंगे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से नोट करता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर लिमिट a टू b है एफ एक्स डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन है और x को आप t कह दो, मतलब x इक्वल टू टी, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। मीन कोई चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी लिमिट में भी कोई चेंज नहीं होगा और इसको एफ टी डी टी लिख सकते हो, कहीं भी ऐसा चेंज कर सकते हो। सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर हमारी लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। मीन अपर लिमिट को लोअर कर सकते हैं, लोअर को अपर कर सकते हैं, लेकिन एक माइनस साइन लग जाएगा और कोई चेंजिंग आपके पास नहीं होगी, ये याद रखिएगा। थर्ड, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि a से b एफ एक्स डी एक्स होता है और हम कहें कि a और b ये दोनों हैं, तो c इसके इनसाइड हो या इस साइड हो या इस साइड हो, c कहीं भी हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, हो रहा भाई अगर लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, कहीं भी है तो हम बोल रहे हैं, तो बिल्कुल हम बोल रहे हैं। इसको मैं देखो थोड़ा आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन से, ग्राफिकल कंडीशन से प्रूव करके दिखा देता हूँ, यानी समझा कर बता देता हूँ। देखिए इसको कैसे लिखते हैं। जो भी हमारी बेसिक कंडीशन होती है उसी कंडीशन का हम यूज करते हैं, उस कंडीशन को यूज करते हुए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ ऐसे कंडीशन में होता है, यहाँ पर हमारे पास a हो जाए और यहाँ पर b हो जाए। ये x एक्सेस है और दिस आपका y एक्सेस है। तो अगर इन दोनों के बीच में ये y इक्वल टू एफ एक्स होता है, अगर इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं c हो जाए, देखिए a टू b का मतलब क्या था ये पहले समझिए। a टू b का मतलब तो यही था ना, सिंपल सा, कि इस पार्ट की एरिया, ये जो हमने लिखा है इसका मतलब हुआ इस पार्ट की एरिया a टू b, ये एरिया की बात होती है। अगर मैं लिमिट a टू b लगा दिया तो इसकी एरिया की बात हो गई, ये ऐसे होता है आपके पास। तो इस तरीके से एरिया आपका निकलता है। अगर मैं इसको ऐसे दिखता, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब ये येलो वाला जो पार्ट है इस पूरे की एरिया हो गई। अगर मैं इसको सी कह दूँ तो ये आपके पास ए बी सी ऐसा कह देता हूँ। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी एरिया निकालने का एक और तरीका है कि हम ए से सी तक की एरिया निकाल लें एफ एक्स डी एक्स करके, एफ एक्स डी एक्स करके ए से सी की एरिया निकाल लें और सी से बी की एरिया निकाल लें, एफ एक्स डी एक्स तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हो। सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए समझ लीजिए कि यही ग्राफ आपका इस तरीके से है, इस तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में क्या था? फर्स्ट कंडीशन में यही है कि a लेस दैन सी लेस दैन बी, यानी सी ए बी के बीच में हो गया। सेकंड कंडीशन में हम ये ले लेते हैं कि सी लेस दैन ए लेस दैन बी, इस तरीके से हो गया। मीन हमारे पास b यहाँ पर हो गया, सॉरी a यहाँ पर हो गया एंड b यहाँ पर हो गया। आपने कहा सी हमारा पहले से है, मतलब यहीं पर है सी, तो हमें एरिया तो ऑलरेडी यही निकालना है। देखिए एरिया हमें इस पार्ट का निकालना है, इस पार्ट का एरिया आपको निकालना है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स सी टू बी, तो इसका मतलब इस पूरे पार्ट की एरिया मैं निकाल रहा हूँ और इस पूरे पार्ट की एरिया से मुझे निकालना क्या था? ए से बी निकालना था और मैंने पूरे पार्ट की एरिया लिख दी। पूरे पार्ट की एरिया लिख दी तो आप यही तो लिखोगे, सी टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड में ये देख लेते हैं इसमें कि सपोज कीजिए सी जो है ए से भी लेस है, ए भी दोनों से लेस है। हमारे पास ये
y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा ग्राफ है कोई बना हुआ है, यहाँ पर a होता है आपका और इस प्लेस पर b होता है, यहाँ पर आपके पास c होता है, इस तरीके से c होता है। अब आपको जहाँ पर एरिया निकालना है, एरिया तो वास्तव में आपको a टू b निकालना है, निकालना तो हमें यही है। अब इसको निकालने के लिए अगर हमारे पास c कंडीशन आ गई तो हम क्या करेंगे, मतलब ब्रेक करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बात हुई। तो आप ब्रेक करके कैसे कर सकते हो ये देखिए। देखिए यहाँ निकालते समय आप यही तो लिखोगे, एरिया ऑफ जैसे इंटीग्रेशन आप c टू एफ एक्स डी एक्स, आप c से b निकाल लो, ये निकाल रहे हो तो c से b निकाल रहे हो, आप ऐसे लिखोगे c से a इसकी एरिया एफ एक्स डी एक्स प्लस इसी में ऐड हो जाएगा a टू b एफ एक्स डी एक्स। बट यहाँ तो a टू b मैं लिखूँ, अगर a टू b लिखूँ और इसकी एरिया मैं कहूँ निकालो, आप क्या होगा, तो आप ऐसे लिखोगे एरिया ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये आपका लेफ्ट साइड c से b रहेगा एफ एक्स डी एक्स माइनस ये जो c से a आ रहा है ये माइनस हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। लेकिन यहीं पर आप ध्यान दीजिए c से b आपके पास है, तो इसको अगर चेंज करें b से c करें एफ एक्स डी एक्स, तो याद होना चाहिए कि माइनस साइन हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अगर लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस साइन लग जाएगा, माइनस यहाँ भी अगर हम चेंज करें तो माइनस लगेगा यानी प्लस हो जाएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। तो यही बात तो आपको मैंने बताया था कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स को अगर लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो ए से सी एफ एक्स डी एक्स माइनस बी से सी एफ एक्स डी एक्स। ए से बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होती है, लिमिट सी से बी एफ एक्स डी एक्स, और ये स्टेप लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस सी से ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ से आप लिखते हो कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, देखिए ए से सी, अगर सी से ए ये माइनस में है और लिमिट चेंज करेंगे ए टू सी कर देंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस ये वाला स्टेप तो ऐसे नोट कर लेंगे सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यही तो फार्मूला मैंने बताया था। अब यहाँ से एक प्रूफ हो गया कि सी अगर लेफ्ट साइड है मतलब ए बी दोनों से सी कम है, ए बी दोनों से सी कम है तो भी हमारा फार्मूला ए से बी एफ एक्स डी एक्स होगा। तो ए से सी मैं लिख सकता हूँ एंड सी से बी कंटिन्यू करके एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इस तरीके से आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, यानी सी ए बी के बीच में हुआ और सी इस साइड हो गया। अभी हमें सी को राइट साइड करके देख लेना चाहिए। देखिए हमारे पास जो थर्ड केस होती है, थर्ड केस पर अगर डिस्कस कर रहे हैं तो थर्ड केस से मान लीजिए वैल्यू ग्रेटर देन होती है, तब क्या केस होगी, आइए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं उस केस में हमारे पास क्या होगा। थर्ड केस हमारे पास यही हो सकती है कि भाई थर्ड केस हमारे पास ये थर्ड केस हमारे पास जो होगी, थर्ड केस में हम देखते हैं ए लेस देन बी लेस देन सी, इस तरीके से हो। मीन हमारे पास एक ग्राफ होता है y इक्वल टू एफ एक्स और a हमारे पास वैल्यू यहाँ पर हो जाती है, b दिस प्लेस पर होती है एंड c हमारा आउटसाइड होता है। इस तरीके से हमें तो वास्तव में निकालना तो यही था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मीन इस पार्ट की एरिया निकालना था। ज्योमेट्री से हम इसको इस तरीके से समझेंगे। तो मुझे क्या निकालना था, मैंने नोट किया कि एरिया ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये निकालना था। लेकिन मैं इस ग्राफ को देखूं तो मैं इस ग्राफ को देख के ऐसे लिखता हूँ ए से सी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब हमें निकालना क्या है ये हम देखते हैं, हमें तो निकालना ये था तो दिस इक्वल टू लिख लेते हैं पूरे को। तो ए
टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स माइनस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से आपने नॉर्मली लिखा है, इसमें कुछ आपने विशेष नहीं किया है, तो इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ क्या देखते हैं कि ये तो इक्वल हो जाएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये प्लस हो जाएगा सी टू बी हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि लिमिट अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, आपने क्या देखा कि 3 केस आपके पास हो गई। ए से बी एफ एक्स डी एक्स अगर आपको निकालना है तो ए से सी में ब्रेक करो, सी से बी में ब्रेक करो। मीन ये 3 केसेज बनी आपके पास। पहली केस क्या है, ए से बी में आपको ब्रेक करना है तो आवश्यक नहीं है कि सी यहाँ पर हो, ये सी यहाँ पर भी हो सकती है, मीन लेफ्ट भी हो सकती है, तब भी हम ए से बी निकाल सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और ए बी है, सी लास्ट में है तो भी हम निकाल सकते हैं। यानी लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ऐसा कर लेंगे और सी से ब्रेक करें, ए टू सी सी टू बी। मीन जहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर वही स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है वो सब कैंसिल आउट हो जाता है, निगेटिव माइनस प्लस करके कैंसिल करके ये आ जाता है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, वहाँ से समझने का प्रयास करते हैं कि स्टार्ट हम लोग कहाँ से किए थे। आइए वापस चलते हैं। देखिए ये जो थर्ड केस मैंने बताई थी, इसी थर्ड केस की मैं बात कर रहा हूँ कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स डी एक्स 2 बार लिखेंगे। ए से स्टार्ट होगा बी तक जाएगा, सी लेफ्ट में हो, राइट में हो, सेंटर में हो, लेकिन सी क्लोज होगा और सी स्टार्ट होगा तो अपने आप कैंसिल आउट होकर रिजल्ट आपका वही आएगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ कंडीशंस बताई। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू अगले क्लास में करेंगे। आज 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपका होता है इवेल्युएट -1 to 1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिख दिया। देखिए मॉड ऑफ एक्स है -1 to 1 है, यूँ तो हम आपसे कहें तो आप कहोगे हाँ ग्राफ बनाएंगे, मॉड का फंक्शन ऐसे बना देते हो, ये तो इस तरीके से बनाते हो। -1 to 1 यहाँ पे होगा तो इस तरीके से आप कहोगे ये हो गया। और इस तरीके से इस पार्ट की एरिया मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कितना होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर है कि हम इसको प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए मॉड ऑफ एक्स जो होता है, मॉड ऑफ एक्स, इसको आप 2 कंडीशन में लिखते हो। एक तो प्लस एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। और ये माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है, या लेस देन या इक्वल टू 0, आप इक्वल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये होगा -1 से 0 के केस में ये हमेशा -x होगा, dx होगा, प्लस 0 से 1 में ग्रेटर देन 0 ये x dx होगा, पॉजिटिव होता जाएगा। देखिए -x dx का x²/2 होगा, बट लिमिट आपका -1 से 0 होगा, प्लस ये x²/2 होगा, बट यहाँ भी लिमिट 0 से 1 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू ये 0/2 तो कैंसिल होगा, 0/2 ये माइनस लगा होगा। देखिए माइनस टू स्टार्टिंग होगा दिस माइनस, अब x की वैल्यू -1 तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू 1 तो ये 1/2 होगा, -0 रख दो 0/2 होगा, ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2, टोटल आपके पास 1 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से मैंने लिमिट यूज किया और ब्रेक करके सॉल्व कर लिया। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको बताने के लिए कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये मैं लिखता हूँ कि 0 से 2 x² ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंडीशन याद है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो आप ये इसी तरीके जानते हो कि 0 से 1 के लिए जो ये इसकी वैल्यू होती है, जैसे 0 से 1 के लिए ये हमेशा 1 होगा, और 1 से 2 के लिए हमेशा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये 0 ये 1। तो ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। आइए हम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं।
देखिए इसको हम लिखेंगे 0 to 1 एक्स स्क्वायर। 0 से 1 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होगा उसकी वैल्यू यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हम 0 लिख सकते हैं, तो हम 0 इसकी लिखेंगे dx प्लस 1 से 2 की केस में एक्स स्क्वायर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 1 से 2 की केस में 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा इंटू 1 dx हो जाएगा। टोटली आपने देखा फर्स्ट पार्ट तो आपका 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीपल है, ये पूरा 0 हो गया। सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब बाई 3, दिस 1 से 2 हो गया। इस तरीके से आपने क्या देखा कि 1/3 तो आपका कांस्टेंट हो गया और एक्स क्यूब की लिमिट 1 से 2 हो गई। डैट मीन 1/3 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये हो गया आपके पास। और इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये देखिए 2 क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 1 7, 7/3, यही तो आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और अगर कहीं कोई डाउट्स होता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।